हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करे थे टर्नओवर रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, हम लोग रेशो एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे आरएएस मेंस के अकॉर्डिंग, और हमने जो लिक्विडिटी रेशो है और टर्नओवर रेशो वो डिस्कस कर लिया था। लिक्विडिटी रेशो जो होते हैं वो अगर आपने रिवाइज करे हों तो बेसिकली दो थे, एक तो था करंट रेशो और एक था क्विक रेशो। करंट रेशो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशो होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स वो असेट्स जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि स्टॉक, डेटर, कैश। आप दो तीन एग्जांपल याद रख लो, बहुत है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है। आप एक एग्जांपल याद रखो, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा उनको। क्विक असेट क्या होती है कि करंट असेट्स में से स्टॉक लेस कर दो, और अगर याद रहे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप लेस कर देना, है ना। तो ये दो चीज़ें लेस कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? क्विक एसेट आ जाएगा। क्विक एसेट मतलब जो असेट बहुत ही मतलब आप कह सकते हो तुरंत जो है कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसे बोलते हैं क्विक असेट्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो करंट लाइबिलिटी रहेगी, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। फिर हमने टर्नओवर रेशो पढ़े थे। टर्नओवर रेशो में जैसे हमने पढ़ा था एक स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो आपको याद रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यही फॉर्मूला था कि जितने का माल बेचा उसकी लागत क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, मतलब आपके पास एवरेज स्टॉक कितना है गोडाउन में। फिर ऐसे ही डेटर टर्नओवर रेशो, आपने कितना उधार माल बेचा, क्रेडिट सेल कितनी करी, अपॉन एवरेज डेटर कितने हैं। फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इसमें क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज आ जाएगी अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ठीक है, ये रेशो एनालिसिस ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट जो बहुत सारे लोग हैं ना इसको छोड़ के जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई रेशो में फॉर्मूले हैं बहुत सारे, ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और रेशो से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ये सब एनसीईआरटीज़ में गिवन है बहुत ही क्लियरली। ठीक है, और हम इसको लॉजिकली पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ऐसे और भी रेशो हो सकते हैं, जैसे असेट टर्नओवर रेशो, जिसमें सिंपल सेल्स अपॉन असेट्स कर देंगे आप। फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन फिक्स असेट कर देंगे। फिक्स असेट क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म की असेट होती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होती है? फिक्स असेट होती है। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो मतलब सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है। आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, है ना। तो वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो डे टू डे बिजनेस में काम में आएगा, ठीक है ना, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमने 3.5 मिनट करीबन लिए और हमने फटाफट से ये सारे दोनों रेशोज पूरे रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। लास्ट में अपन एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे जिसमें 1 घंटे में पूरी अकाउंटिंग जो है पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, तो आपके एग्जाम में वो फायदेमंद रहेगा। अब अपन पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखो, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आरओआई। ठीक है, आरओआई आपने कई बार सुना होगा शब्द। तो ये सब होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना पड़ेगा। आपको याद हो तो स्टूडेंट अपन ने डिस्कस किया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है सबसे पहला, बताओ कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड था बैलेंस शीट, ठीक है। तीसरा था कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा था नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है।
फंड फ्लो स्टेटमेंट कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, वो अलग से बनाया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है लेकिन, है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनकम होती है उसको एक तरफ लिख दो और जितने भी खर्चे होते हैं उसको एक तरफ लिख दो, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा और अच्छे से एलेबोरेट करूं, जैसे हमने बैलेंस शीट को समझा था, बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है ना, और कैपिटल, ठीक है, ये सब चीज़ें थी बैलेंस शीट के अंदर। अब हम थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में समझें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो इसमें कुछ चीज़ें आती है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, इनकम तो एक तरफ लिख देते हैं। जैसे इनकम, सबसे मेन इनकम मैंने आपको बताई थी, बिजनेस की सबसे मेन इनकम क्या होती है, सेल, जिसके दम पे बिजनेस टिका हुआ होता है, ठीक है ना। चाहे वो सेल गुड्स का हो, चाहे वो सेल सर्विसेज का हो। कोचिंग इंडस्ट्री में सेवा प्रोवाइड होती है, मतलब एजुकेशन एक सेवा है, सर्विस है, ठीक है, उसके लिए फीस ली जाती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें गुड्स बेचे जाते हैं बना के, ठीक है ना। तो P&L में सबसे मोटा आइटम क्या होता है, सेल्स होता है, इनकम के तौर पे देखा जाए तो। खर्चे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं परचेजेस, ये बाय लिखने का तरीका होता है, मत लिखो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस केवल ये समझो, एक तरफ तो मैं इनकम लिख रहा हूँ, एक तरफ खर्चे लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है, ताकि जोड़ने में मेरे को आसानी हो। तो सबसे मोटा खर्चा क्या होता है, परचेजेस, ठीक है। और क्या खर्चा होता है, रेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। और क्या खर्चा होता है बिजनेस में मोटा, सैलरी होती है, ठीक है ना, ये एक बड़ा खर्चा होता है। और ब्याज भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे कुछ खर्चे होते हैं। तो जैसे मान लो एक सेल है बिजनेस की 10 लाख की, एग्जांपल लेते हैं सिंपल एकदम, और वो जो बिजनेस है वो माल कितने का खरीद के लेके आया था, 6 लाख का, ठीक है। उस बिजनेस ने क्या किया, मतलब एक बिजनेस है, एक व्यापार है, उसको थोड़ा ध्यान से देखो आप कि वो माल कितने में बेचता है। वो माल बेचता है 10 लाख में, और खरीदता कितने में उस गुड्स को, वो 6 लाख में खरीदता है। तो उससे वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है ना, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मोटा मोटा देखा जाए तो सर, मोटे मोटे प्रॉफिट की बात करें तो 4 लाख है। सर ये मोटा मोटा क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि भाई ये भी तो खर्चे हैं ना, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी, इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि रेंट जो है वो 50,000 का है, ठीक है, इंश्योरेंस 10,000 का है, सैलरी 40,000 की है, ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो भी 10,000 का है, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल सिंपल जो है एग्जांपल लिए हैं, इसको 30 कर देते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा फिगर, है ना। तो और मोटे मोटे ये मतलब बाकी जो खर्चे हैं वो कितने हैं, 1 लाख रुपए के और खर्चे मान लो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इस बिजनेस में देख के बताओ कि आपने मोटा मोटा प्रॉफिट कितना अर्न किया, तो माल कितने का बेचा, 10 लाख का, खरीदा कितने का था, 6 लाख का, तो मोटा मोटा प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का। इस मोटे मोटे प्रॉफिट को हम अकाउंट्स में कुछ बोलते हैं क्या, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं ग्रॉस। अकाउंट्स में इसको क्या नाम देते हैं बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। और सर ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है, अगर हम बात करें एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट है 4 लाख माइनस ये सारे और खर्चे कर दो, 50 और 10 60, 60 और 30 90, 90 और 10 1 लाख। तो और 4 लाख माइनस 1 लाख कर दिया आपने, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा बताओ, 3 लाख का। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपने अपनी पूरी इनकम जो है, मेन इनकम क्या होती है, सेल्स, पूरी इनकम में से दुनिया भर के जितने खर्चे थे सबको अगर एक साथ घटा दो तो उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, एक और, क्योंकि इसमें एक चीज़ समझनी है हमें, एक टर्म होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। ऑपरेटिंग क्या हो, अब मैं आपको नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, बताओ क्या, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और एक नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सर सेल्स में से अगर परचेजेस लेस कर दें तो जो प्रॉफिट बचता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, ठीक है ना। वैसे एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला अलग होता है, बट अपन सिंप्लिसिटी के लिए जान लो, कोई अपन को उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है सर,
नेट प्रॉफिट मतलब सेल्स में से सारे के सारे खर्चे लेस कर दो, चाहे कोई सा भी खर्चा हो, परचेजेस हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, ब्याज हो, वो भी लेस कर दो, ब्याज भी इवन लेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर टैक्स भी होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हो तो वो भी लेस कर दो, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बच कहते हैं। एक टर्म होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। आपने कभी अगर रेलवे के बारे में पढ़ा हो थोड़ा सा तो रेलवे में ना एक रेशो यूज आता है, रेलवे बोलता है कि हमारा ऑपरेटिंग रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। रेलवे एक टर्म यूज़ करता है, अगर आप कभी यूपीएससी वगैरह के हिसाब से पढ़ोगे तो उसमें द हिंदू वगैरह में आता रहता है, ठीक है ना। द हिंदू में दे देते हैं उसको कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशो बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग रेशो मतलब कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। और ये कैसे निकलता है सर, ये बोलते हैं कि जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है बटा सेल्स इंटू 100। समझ में नहीं आया सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सारे के सारे खर्चे जोड़ लो आपके जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं। सर सारे के सारे खर्चे मतलब केवल ब्याज को छोड़ दो, ब्याज को है ना ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा नहीं माना जाता, मतलब ऐसे मेन खर्चा नहीं माना जाता है ना। बोलते हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी नहीं है ब्याज पे करना, ठीक है ना। वो तो आपके पास कैपिटल नहीं थी इसलिए आपने ब्याज पे करा, बट वो एक ऐसा नहीं है खर्चा कि जैसे परचेजेस होता है या सैलरी होता है तो ब्याज को ये लोग अलग कर देते हैं, उससे सौतेला व्यवहार कर लेते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग खर्चे मतलब सारे के सारे खर्चे होते हैं, आप समझ लो सिंपल भाषा में, और ब्याज को छोड़ के, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल आपको जितना सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे परचेजेज आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। तो कितना आ गया सर, ये आ गया 6,90,000 रुपये बटा सेल्स कर दो, सेल्स कितने की है 10 लाख की, इंटू 100 कर दो, कितना आया ऑपरेटिंग रेशो 69% आया। ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकला बताओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा सेल्स इंटू 100, ठीक है। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर ऑपरेटिंग रेशो, आप देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, ये देखो ये सेकंड, पहला रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, दूसरा रेशो कौन सा है ऑपरेटिंग रेशो है, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशो बताओ क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा सेल्स इंटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सारी खर्चे आप जोड़ सकते हो बस केवल ब्याज को छोड़ के, है ना। सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है इसका। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट को अपन क्या समझ सकते हैं, मोटा मोटा प्रॉफिट। मोटा मोटा प्रॉफिट मतलब सेल्स में से परचेज लेस कर दो, ठीक है ना, सेल्स में से परचेजेस लेस कर दो। अभी अपन ने किया था ना, 10 लाख की सेल थी, 6 लाख की परचेजेस थी, तो 10 लाख में से 6 लाख लेस कर दिया तो मोटा मोटा प्रॉफिट कितना आ गया था 4 लाख रुपए। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना आएगा 4 लाख बटा सेल्स कितनी है 10 लाख इंटू 100। सर इससे क्या पता लग रहा है 40% से, इस 40% से क्या पता लग रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? भाई देखो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा आपके पास तो आप बाकी दुनिया भर के खर्चे कैसे पे करोगे, है ना। ठीक है, हालांकि ये समझना जरूरी नहीं अपने लिए, लेकिन फिर भी एक सपोर्टिंग आप दिमाग में बिठाने के लिए फॉर्मूले को, कि सेल्स में से अगर परचेजेस लेस कर दिया अपन ने, है ना, 10 लाख में से 6 लाख लेस किया, 4 लाख आया। ये 4 लाख की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई? अगर ये 4 लाख नहीं होगा तो आप ये दुनिया भर के जितने भी खर्चे हैं, नीचे जो खर्चे आ रहे हैं, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ब्याज, ये सब कैसे पे करोगे? ये सब किस में से पे होगा? अल्टीमेटली आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से ही तो पे होगा। तो इसलिए बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी एनालिसिस के टूल है बहुत सारे, तो अपन उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे अपन ने क्या किया था, अपन ने बोला था ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, बताओ सबसे पहले बताओ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब आपने बताया था सर सारे खर्चे जोड़ लो, बस केवल क्या छोड़ दो उसमें खर्चे में? ब्याज। ठीक है ना, तो ब्याज को छोड़ के सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, बट क्या करें, है ना, मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना। तो बताओ क्या है? सेल माइनस
ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप कभी रेलवे के अंदर देखोगे तो रेलवे का जो ये ऑपरेटिंग रेशो होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये करीबन 96-97% के आसपास है। इसका मतलब समझते हो आप 96-97 का? अभी ये फॉर्मूला कैसे बना? ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा सेल्स इनटू 100, और ये अगर किसी बिजनेस का 96% आ रहा है, इसका मतलब कि भाई तुम्हारे पास प्रॉफिट बचेगा कहाँ? 3-4% प्रॉफिट बचेगा बस केवल, है ना? क्योंकि तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 96-97% आ रही है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हो बिजनेस के अंदर, ठीक है ना? तो हालांकि अपन कहते हैं कि रेलवे जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, बट ये एक रेशो यूज़ होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, और ये बिजनेस में एफिशिएंसी शो करता है। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हो कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, आपकी एफिशिएंसी कम है। रेलवे की ऑपरेटिंग रेशो इसलिए भी ज़्यादा आता है क्योंकि रेलवे जो है ना सैलरी बहुत ज़्यादा पे करता है, और सैलरी एक ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है। सारे खर्चे ऑपरेटिंग नेचर के हैं, बस आप ब्याज को छोड़ के सब ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है, तो बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या मार्जिन रेशो, ये मार्जिन मतलब प्रॉफिट ही होता है ना? ठीक है, मार्जिन मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज निकल के आ रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में सब जगह डिनोमिनेटर में, मतलब जो नीचे वाली साइड है उसमें क्या लिख रहे हैं अपन? सेल्स लिख रहे हैं, है ना? तो नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जैसे इस क्वेश्चन में बात करो, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था? सेल्स थी 10 लाख की, उसमें से सारे खर्चे हमने दुनिया भर के घटा दिए थे, तो नेट प्रॉफिट कितना आया था? 3 लाख। तो 3 लाख बटा नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालेंगे? 3 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, मतलब कितना आया? 30% आया। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट रेशो हो गया। मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है। आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, आपको तो बस केवल रेशो याद करने हैं। ठीक है ना? उसके लिए हमने एक थोड़ा सा सेट किया क्वेश्चन करके, तो जिससे जल्दी समझ में आए। ठीक है ना? मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ इसको। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है बताओ, क्या करना है? सर कुछ नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, बस यही लिखना है आपको एग्जाम में, और कुछ नहीं लिखना। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सर अगर वैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? सारी कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर की है, केवल ब्याज को छोड़ के। वैसे सर अगर बताओ आप थोड़ा सा डिटेल में कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब देखो, वैसे परचेजेज होती है, ठीक है ना, कुछ ऑफिस के खर्चे होते हैं, ठीक है, कुछ सेलिंग के खर्चे होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल पहुंचाना, गाड़ियों का किराया लग गया, ट्रक है उनका पेट्रोल पानी, ये सब है ना। और सेलिंग के खर्चे जैसे एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ऑफिस का खर्चा जैसे ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, ऑफिस में दी जाने वाले वर्कर्स की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी। परचेज सबसे मोटा खर्चा होता ही है। तो ये सब मिला के जो है ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है सर। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो मतलब, मार्जिन मतलब बताया क्या? बताया प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा में सेल्स इंटू 100। सर नेट प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट रेशो का होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो देखो सिंपल है ना फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। आप ऐसे पकड़ सकते हो, पहला और चौथा पहले देख लो। तो पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। दूसरा क्या है, मतलब फोर्थ क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है। और ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, और ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है। अब एक फॉर्मूला है आरओआई। आरओआई इतना चर्चा में रहता है ना, कि आपने इसको सुना होगा। ठीक है ना। अगर आप न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज पढ़ते हो, तो चाहे भास्कर का ही पढ़ते हो, आरओआई आपने कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है ना। आरओआई क्या होता है पता है? आरओआई मतलब कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिला। बताओ, हम ये चीज़ चेक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते बिजनेस के अंदर? बिल्कुल करना चाहते हैं सर। अब कोई कंपनी मान लो सीमेंट का प्लांट लगा रही है और 100 करोड़ रुपए उसने निवेश किया, 100 करोड़ उसने
इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, और हर साल उसको सपोज 12 करोड़ रुपए क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसका आरओआई कितना हो गया बताओ, 12/100 इंटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा, तो 12% आ गया, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, आरओआई कहते हैं। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा निवेश किया और कितना आपको कितना आपको रिटर्न मिला, है ना। अब कई लोग क्या है मजाक में भी जैसे क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई में कितना पैसा निवेश किया, है ना, इन्वेस्ट किया, और हमें कितना उससे रिटर्न मिल रहा है। भाई आपने कोई डिग्री ली, आपने कोई क्वालिफिकेशन ली अच्छी सी, और आपने कोई डॉक्टर बनने में उसने पैसा खर्च किया, सपोज 4-5 लाख रुपए, जो भी उसका पैसा है, प्राइवेट कॉलेज से तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो उसने जो भी पैसा खर्च किया और उस पर उसको हर साल जो रिटर्न मिल रहा है, सैलरी जो मिल रही है, वो क्या है, उसका रिटर्न है, ठीक है ना। तो कई लोग ऐसे कंपेयर करते हैं हर चीज़ को, है ना। तो जिसका आरओआई ज़्यादा होता है वो बढ़िया चीज़ मानी जाती है। तो आरओआई क्या हुआ बताओ, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, सिंपल, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब मैं थोड़ा सा ना आप यहाँ पे आपको डिटेल में लेके जाना चाहूँगा, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा देखो समझने में एक पेन तो होता है ना, ये तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि समझने में एक आपको थोड़ा सा पेन तो महसूस होगा, लेकिन आपको समझने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 5 मिनट आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए चीज़ों को। ना केवल ये यहाँ पे काम आएगा, ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, ये मैनेजमेंट में भी काम आएगा आपके, और ओवरऑल आपके जो है वो जो पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग है इन सब्जेक्ट्स को लेके, वो इम्प्रूव करेगा पक्का। देखो जो बिजनेस होता है ना, बताया था मैंने आपको, बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या जरूरी होती है, ब्लड क्या होता है, बिजनेस का खून क्या होता है, कैपिटल, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है, कैपिटल होती है, ठीक है। अच्छा, तो बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आता है, आपको पता है कहाँ कहाँ से आता है। एक तो आता है शेयर्स से, ठीक है ना। शेयर 2 तरह के हो सकते हैं वैसे, इक्विटी और प्रेफरेंस, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने प्री में पढ़ा होगा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं, 2 तरह के शेयर होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होती, इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होता है। इक्विटी शेयर जो है कंपनी के सही मायने में ओनर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो है सही मायने में ओनर्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, इक्विटी शेयर का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। प्राथमिकता की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के अंदर। अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को बांटेगी, फिर बाद में इक्विटी शेयर को बांटेगी। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया पूरे साल भर के अंदर, उसको कंपनी अपने मालिकों के अंदर जब बांटती है, मालिक मतलब ओनर्स, और ओनर कौन होता है कंपनी में, जिसने शेयर खरीदे हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो मालिकों के अंदर जो पैसा बांटती है उसे बोलते हैं डिविडेंड या फिर लाभांश, ठीक है, वो डिविडेंड होता है। तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को, और बाद में डिविडेंड किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपिटल की, क्लियर। तो कैपिटल बिजनेस में कैसे आ सकती है, शेयर्स के थ्रू। शेयर हो सकते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, और कंपनी क्या कर सकती है, लोन भी ले सकती है। लोन जब लेती है ना, तो लोन को पता है क्या बोलते हैं जब कंपनी लोन लेती है और वो लोन पब्लिक से लेती है, तो कंपनी ना जैसे शेयर इशू करती है, शेयर का निर्गमन करती है, भाई शेयर लोगों को बांटती है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी बहुत सारे लोगों से क्या करती है, वो पैसे उगाती है, ठीक है ना। जैसे कंपनी को 10,000 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, एक व्यक्ति से तो पैसे ले नहीं सकती, तो कंपनी क्या करेगी, वो बहुत सारे लोगों से पैसे मांगती है, ठीक है ना, और उसको टुकड़ों में बांट के मांगती है, और वो जो टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और उसके बदले कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसे लेती है और वो टुकड़े दे देती है, ठीक है ना। कंपनी मान लो एक पेपर दे देगी और क्या ले लेगी, लोगों से पैसे ले लेगी, तो बाकी जो मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास क्या आ जाएंगे, टुकड़े आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे। हालांकि अब शेयर्स जो है वो डीमेट फॉर्म में आते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं आते। पहले 1998 या 1999 तक अप्रॉक्स जो है वो शेयर पहले फिजिकल फॉर्म में आते थे। अब उसके बाद जो है सेबी बोलती है कि भाई अब जो शेयर है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगे, केवल डीमेट फॉर्म में आएंगे। डी मटेरियलाइज फॉर्म मतलब मटेरियल हटा दिया अपन ने, तो डी मटेरियलाइज फॉर्म, पहले मटेरियल फॉर्म में था,
ठीक है ना, मतलब वो फिजिकल कॉपी थी, इसलिए उसे बोलते थे मटेरियल फॉर्म। ठीक है, तो ये कहानी है। तो कंपनी क्या करती है, कई बार क्या इशू करती है, शेयर, कई बार क्या इशू करती है, डिबेंचर। टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको पूरी। आपने ये टॉपिक वैसे प्री में ही पढ़ा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो एक कंपनी शेयर इशू करती है, एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है। सर शेयर और डिबेंचर में वैसे फ़र्क क्या होता है? डिबेंचर मतलब लोन होता है, डिबेंचर और बॉन्ड मतलब एक तरीके से क्या है, एक ही चीज़ है, आप ये मान के चलना, ये है क्या, लोन है। डिबेंचर बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल आप ये मान सकते हो, ठीक है ना। और ये इसको आप लोन भी कह सकते हो। हालांकि इंडिया में जो बॉन्ड का मार्केट है या डिबेंचर का मार्केट है वो विकसित नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो ज़्यादातर क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। लेकिन जो फॉरेन मार्केट है, जैसे यूएस वगैरह का मार्केट है, उनमें जो ज़्यादातर इशू होता है वो बॉन्ड्स ही इशू होते हैं। इसलिए हमें बॉन्ड डिबेंचर कम सुनने को मिलते हैं। क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट कौन सा विकसित है, शेयर मार्केट विकसित है या इक्विटी मार्केट विकसित है। इक्विटी शेयर की वजह से नाम क्या पड़ा, इक्विटी नाम पड़ा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर बहुत कम केस में इशू होते हैं, कोई स्टार्टअप वगैरह है तो वो इशू करता है, बाकी इक्विटी शेयर ही कंपनी जो है वो इशू करती है, क्योंकि लोग केवल इक्विटी शेयर ही खरीदना चाहते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर कंपनी के कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो प्रैक्टिकल मार्केट में बात करें तो केवल क्या इशू होते हैं, इक्विटी शेयर ही इशू होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डिबेंचर बॉन्ड या फिर लोन, मतलब डिबेंचर और बॉन्ड का मार्केट इंडिया में क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो डिबेंचर और बॉन्ड को आप क्या मान सकते हो, एक तरीके से लोन मान सकते हो। वैसे सर अगर आप एक चीज़ बता दो ना हमें कि ये शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये आपके मैनेजमेंट का टॉपिक है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बार बार ज़रूरत पड़ेगी। शेयर जो होते हैं कंपनी के ओनर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर कंपनी के ओनर नहीं होते, ये आउटसाइडर होते हैं, बाहर वाले लोग होते हैं। ये बेसिकली लोन होता है, ठीक है ना। लोन कभी भी ओनर नहीं बनता, मालिक नहीं बनते हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, ठीक है ना। कंपनी डिबेंचर होल्डर को ब्याज पे करती है। सर दोनों में तो गांधी जी ही आते हैं, दोनों में तो नोट ही आते हैं, तो चाहे नाम अलग अलग करने से क्या होता है, आप डिविडेंड बोल दो या इंटरेस्ट बोल दो, पैसे तो लोगों के पास आ ही रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन दोनों के नेचर में डिफरेंस है। कैसे? डिविडेंड कब तभी दिया जाएगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। डिविडेंड किस पे डिपेंड है, प्रॉफिट पे डिपेंड है। अगर कंपनी लॉस में है तो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती, बांटेगी भी नहीं, है ना। डिबेंचर पे ब्याज देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, इससे थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी ज़्यादा कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। कि डिविडेंड केवल किस केस में दिया जाता है, प्रॉफिट के केस में दिया जाता है, और डिबेंचर पे जो ब्याज होता है ना, या लोन्स पे जो ब्याज होता है। अब आप एक ध्यान रख लो, चाहे डिबेंचर बोलूँ, चाहे बॉन्ड बोलूँ, चाहे लोन बोलूँ, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तीनों का नेचर सेम है। तो इनका ब्याज क्या रहता है, एक तो फिक्स रहता है और वो देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस में हो तब भी देना पड़ेगा। विजय माल्या या नीरव मोदी या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, ठीक है ना, वो जो बर्बादी होती है उनकी, वो क्यों होती है बर्बादी, क्योंकि वो लोन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है ना, और वो ब्याज चुका नहीं पाते, या फिर वो लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते। अगली बात आती है रीपेमेंट प्रिंसिपल का। अच्छा, जब मैं शेयर बोल रहा हूँ तो मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस बोलते हैं तो हम किसके संदर्भ में बात करते हैं, इक्विटी शेयर और डिबेंचर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। उसके सामने क्या रख के बैठे हैं, डिबेंचर, है ना। और डिबेंचर के केस में, सॉरी शेयर के केस में रीपेमेंट जो होता है प्रिंसिपल का, वो नहीं करना होता। मतलब क्या, जो शेयर्स हैं उनका कभी भी रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही बताया था, शेयर क्या होती है, कंपनी कैपिटल होती है, पूंजी होती है। कंपनी पूंजी को कभी भी वापस नहीं लौटाती है, कंपनी पूंजी को वापस कभी भी नहीं लौटाती है। तो फिर सर हमने फिर हम क्यों बेवकूफ़ है क्या, मतलब शेयर होल्डर्स जो है वो बेवकूफ़ है कि वो शेयर खरीदेगा कंपनी के? वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। अगर उसको
जो शेयर बेचने हैं कभी खरीदने के बाद, तो वो आपस में खरीद बेच सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था मार्केट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है ना। तो अगर उसको शेयर खरीदने बेचने हैं तो उसको सेकेंडरी मार्केट में शेयर आपस में खरीद बेच सकता है, तो उसको पैसे वापस मिल जाएंगे जितने उसने लगाए थे, ठीक है। मतलब जितने उसने लगाए थे वो तो गारंटी नहीं है, क्योंकि शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? आईपीओ। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ। और जब कंपनी जब शेयर इशू कर चुकी होती है, तो जब लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे जेडीए की स्कीम्स आती है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स देखी आपने, या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स देखी आपने? ये जब अभी अभी रिसेंट में आई थी, मार्च महीने के अंदर, नहीं फरवरी मंथ के अंदर, है ना। गोविंद विहार की कॉलोनी है तो वो कटी, है ना। और गवर्नमेंट ने, जेडीए ने क्या है बोला कि भाई लोगों को ओपन एप्लीकेशन लगवाई, है ना, और लोगों से पैसे मंगाए, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो उस पर, तो लोगों ने फिर पैसे दिए, ऑनलाइन पैसे जमा कराए, और फिर कुछ दिन बाद वो लॉटरी खुली और कुछ लोगों को जो है वो जो उसमें लॉटरी में उनका जिनका नाम था, ठीक है, उनको तो प्लॉट मिल गए एक तरीके से आप कह सकते हो। बाकी सबको पैसा रिफंड आ गया, कुछ दिन के अंदर आ गया, ठीक है ना। फरवरी के अंदर की बात थी तो मार्च में पैसा रिफंड आ गया था, ठीक है। तो अगर आपने उसको फॉलो किया हो तो अब वो अगर चाहें, जिनको घर मिल चुके हैं, जिनको वो प्लॉट मिले हैं, है ना, 200-300 लोग थे वो जिनको प्लॉट मिले थे। आवेदन तो बहुत सारे आए थे, 20-30 हज़ार आवेदन आए थे, शायद ज़्यादा आए होंगे उससे भी, तो एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो जिन लोगों को प्लॉट मिले हैं, क्या वो चाहें तो क्या, मतलब साल भर हो गया या 6 महीने हो गए, तो वो क्या जेडीए को वापस बेच सकते हैं क्या? तो जेडीए नहीं खरीदती है भाई, है ना। वापस कौन खरीदेगा? अगर खरीदना होगा तो उनको अगर पैसा चाहिए तो दोबारा आपस में खरीद लो, बेच लो, ठीक है ना। पूरी दुनिया पड़ी है आपके पास, किसी को भी बेच दो, समझ गए। तो एक बार अगर जेडीए ने प्लॉट बेच दिए तो जेडीए ऐसे थोड़ा कि उसको वापस खरीदेगा। तो फिर वो प्लॉट अगर किसी को बेचने हैं, जिसको अलॉटमेंट हुआ है, आवंटन हुआ है, जिसको अगर वो बेचने हैं, तो वो क्या करेगा? आपस में लोगों को और किसी को बेच सकता है। तो वो एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट हो गया। समझ में आ गई बात? तो कंपनी कभी भी जो है शेयर का रीपेमेंट नहीं करती, आप ऐसे ये पॉइंट समझ सकते हो, ठीक है ना। कंपनी वापस से शेयर जो है वो रीपेमेंट नहीं करती, हालांकि एक्सेप्शन होता है, उसे बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं, बट वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट आप नॉर्मल सिचुएशन में मान के चलो कि कंपनी जो है शेयर का रीपेमेंट कभी भी नहीं करती है। डिबेंचर की बात करें या लोन की बात करें या बॉन्ड की बात करें, ध्यान रखना तीनों एक ही है। रीपेमेंट करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। रीपेमेंट करना क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है ना। नहीं करोगे ना तो क्योंकि क्या होता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर क्या है? लोन है, तो लोन ऐसे ही इशू नहीं होता है। कंपनी क्या करती है? लोगों को कोई ना कोई सिक्योरिटी देती है। आप जैसे बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले आपसे क्या मांगते हैं? कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगते हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागज मांगते हैं, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, लैप, है ना। तो मॉर्गेज लोन बोल लो आप एक तरीके से। तो कंपनियां भी जब लोन लेने जाती है लोगों से सिक्योरिटी, तो कंपनी को सिक्योरिटी कोई ना कोई देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब होती है, ठीक है ना, ये सब कंपनी को एक तरीके से देनी पड़ती है। हालांकि वो कंपनी इंडिविजुअल लोगों को नहीं देती, तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, डिबेंचर होल्डर भी शेयर होल्डर की तरह बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? एक ट्रस्ट बनाती है सेपरेट, और ट्रस्ट में क्या है कि कुछ डिबेंचर होल्डर को जो है वो बेनिफिशियरी अपॉइंट कर, मतलब कुछ ट्रस्टी अपॉइंट कर देती है, और बेनिफिशियरी तो सारे डिबेंचर होल्डर रहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और वो कंपनी के वो ध्यान रखते हैं कि कंपनी जो है टाइम पे पेमेंट कर रही है नहीं कर रही है डिबेंचर होल्डर्स का, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, बट आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया डिबेंचर होल्डर का बिल्कुल भी टाइम पे, चाहे वो ब्याज हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, तो वो क्या करेंगे? वो लोग कंपनी की सिक्योरिटी को बेच देंगे उठा के, और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करवा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बड़ा खतरनाक होता है लोन और डिबेंचर का सिस्टम। आप देखिए अनिल अंबानी की जो कंपनीज हैं, है ना, वो या फिर जितनी भी ये कंपनीज हैं,
चाहे बाईजूस वगैरह ले लीजिए, आप कोई सी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, उनके पीछे मेन जो रीज़न है जाने का, ठीक है ना, वो क्या होता है, डेट होता है। इस डिबेंचर को, लोन को हम और क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं, डेट, ठीक है ना, DEBT, डेटर नहीं, डेट, ठीक है। तो बताओ अब आपको क्या समझ में आया, क्रक्स बताओ चीज़ों का कि शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। सर शेयर तो ओनर होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, इक्विटी शेयर की। शेयर कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर बाहर वाले होते हैं। शेयर पे कंपनी डिविडेंड देती है, डिबेंचर पे कंपनी ब्याज देती है। जो शेयर पे कंपनी डिविडेंड देती है वो केवल प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देगी, लॉस में कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है। डिबेंचर पे जो ब्याज होता है वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज देना ही पड़ेगा। शेयर पे कंपनी जो है वो शेयर का जो है रीपेमेंट कभी भी नहीं करती है प्रिंसिपल का, लेकिन डिबेंचर पे रीपेमेंट करना कंपनी को क्या है, मैंडेटरी है। और भी चीज़ याद रख सकते हो कि शेयर का जो डिविडेंड की रेट होती है, रेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो डिबेंचर की जो रेट होती है इंटरेस्ट की, वो रेट पहले से क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप डिफरेंस जो है बेसिक डिफरेंस को याद रख सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कंपनी क्या करती है, कभी कुछ तो शेयर इशू करती है, कुछ डिबेंचर। सर अच्छा ये बताओ सर कि ना कंपनी को फ़ायदा किस में है, कंपनी को शेयर इशू करने में फ़ायदा है या डिबेंचर इशू करने में फ़ायदा है। अगर आप कंपनी चला रहे होते, ठीक है ना, अब आप एक व्यापारी की तरह सोचो, आप एक कंपनी चला रहे होते, कंपनी के CEO होते, डायरेक्टर होते, तो आपको अगर पैसा चाहिए, मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है ना, कंपनी आप कोई कंपनी का प्रोजेक्ट डालना चाहते हो, आप एक मशीन डालना चाहते हो, प्लांट डालना चाहते हो, बिल्डिंग खरीदना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में है कि भाई कंपनी को 100 करोड़ की आवश्यकता है, तो आप शेयर इशू करते कि डिबेंचर इशू करते, ठीक है। ये बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसके बारे में सोचिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर अभी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि फिर वो ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, है ना, और हम थोड़ा लाइट करके इसको डिस्कस करें टुकड़ों में, ताकि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी चीज़ों के लिए डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।